नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। और हम इंडियन मानसून के मैकेनिज़्म को समझ रहे हैं। मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा और लास्ट वीडियो में हमने जेड स्ट्रीम और पामीर जो हमारा पठार है, तिब्बत का पठार जो है, उसका प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या है वो हमने थोड़ा देखने का, इन शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण कारक की हमने बात करी थी, वो है हमारा अल नीनो। अल नीनो परिघटना क्या है? इससे पहले एक पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूँ कि अल नीनो और ये बाकी की चीज़ें क्या है। इससे पहले 1979 में मानसून इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कितना भी बड़ा जलवायु वेत्ता हो, आज भी इसके विषय में, इसकी एक्यूरेसी को लेकर के बात करना बहुत दुर्लभ विषय है या दुर्दांत विषय है, क्योंकि इसकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करना मानसून की अब वर्तमान समय में थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि सैटेलाइट्स खूब सारे हो गए हैं। सैटेलाइट्स, मैप, आधुनिक उपकरणों की सहायता से पूरे क्षेत्र का एक्सपेडिशन किया जाता है। उसके आधार पर कहीं ना कहीं फिर भी सटीक भविष्यवाणी करना लगभग पॉसिबल नहीं है मानसून में। कभी कहते हैं मानसून अच्छा रहेगा तो उस वर्ष मानसून बिगड़ भी जाता है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके विषय में अभी भी खोज करना बाकी है। प्रभावित करने वाले जो हम बात कर रहे हैं अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट की, तो इससे पहले एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। 1979 में पूरी दुनिया के जो जलवायु वेत्ता थे, उन्होंने मिलकर के मानसून को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लान तैयार किया और उस प्लान में भारत ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उस प्लान को नाम दिया मोनेक्स। बहुत इम्पोर्टेंट है मोनेक्स, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम है मॉनसून एक्सपीडिशन। मोनेक्स में लगभग साल भर, अप्रोक्सीमेट साल भर, पूरे हिंद महासागर में अलग अलग आधुनिक उपकरणों की सहायता से और जलवायु संबंधी जितनी चीज़ें हैं उनको पूरा मेज़रमेंट किया गया। सागर की स्थिति, सागर पर वायु दाब, स्थल पर वायु दाब, इन सब चीज़ों का एक बृहद स्तर पर मापन किया गया और मानसून की गतिविधि को समझने का प्रयास किया गया। इससे बहुत हद तक मानसून के विषय में समझने का मौका अवश्य मिला, लेकिन संपूर्ण जानकारी मानसून की इस माध्यम से भी हमको नहीं लग पाई। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था जो मैंने आपको बताया। और इसी समय अल नीनो धारा के बारे में भी, अल नीनो इफेक्ट के बारे में भी पता चला। बेसिकली होता क्या है, साधारण परिस्थितियों में मानसून जब हमारे यहाँ आता है तो हिंद महासागर पर उच्च दाब और भारत पर निम्न दाब, जैसा कि हम हर बार देख रहे हैं। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। हवाओं का जो रुख है वो इस तरीके से है, तो वर्षा होती है। लेकिन कुछ कारक ऐसे भी हैं जो इस पूरी क्रियाविधि को प्रभावित कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक सीधे से शब्दों में समझाना चाहूँ कि यहाँ हमारा लो प्रेशर है और यहाँ हमारा हाई प्रेशर है, या तो ये लो प्रेशर कमज़ोर हो जाएगा, तब भी हवाओं के इस ओर जाने की जो गति है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की जो गति है, क्या वो कम हो जाएगी? और या फिर ये जो हाई प्रेशर है, अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, तब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने वाली हवाओं की गति में और उनकी मात्रा में अंतर आ जाएगा। अल नीनो से होता यही है। वास्तविकता में अल नीनो है क्या, मैं आपको इससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ और मैं आपको एक मैप बना करके और अल नीनो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ये हमारे सामने दुनिया का एक नक्शा हमने तैयार किया है। ये हमारा पूरा रीजन जो आप देख रहे हो, जहाँ पे ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा हिंद महासागर वाला रीजन है। ये हमारा प्रशांत महासागर रीजन है ये, और ये हमारा अटलांटिक वाला रीजन है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ हाई प्रेशर होता है या हमारे लो प्रेशर होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये हाई प्रेशर मंद पड़ जाता है। उससे रिलेटेड हम चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे अल नीनो की। अल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है।
गर्म समुद्री जलधारा है जो यहाँ ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक देश है छोटा सा जिसका नाम है पेरू। पेरू देश से आपने नाम सुना होगा, पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू के समुद्री तट से पश्चिम दिशा की ओर इधर समुद्र में एक धारा बहती है 100-150 मील दूर, जो कि ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये जलधारा ठंडी है और ये ठंडी जलधारा सामान्य परिस्थितियों में बहती है। ये ठंडी जलधारा ऊपर जाकर के ये वाला रीजन, मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा। मैं इसी मैप का एक मॉडिफाइड मैप जिसमें हम इन हिस्सों, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ करके आपको दिखाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने यहाँ पर मैप के इस हिस्से को और इस हिस्से को आपके सामने यहाँ बनाया है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन, ये वाला रीजन है हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसको हमने इधर बना दिया क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से फैली हुई नहीं है, वो गोल है। तो मैप का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल नज़दीक है, जिसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो पेरू देश, पेरू एक यहाँ देश है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ ऊपर की ओर, नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर एक ठंडी जलधारा का आविर्भाव सामान्य परिस्थिति में होता है। ये ठंडी जलधारा विषुवत रेखीय जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है उसके साथ मिल करके और एक क्रम बनाती है इस तरीके से, उसके साथ मिलती है, उसके पानी का तापमान कम करती है। और ये जो पूरा पानी है ठंडा है, ठंडा होने के कारण ये क्या करेगा, ये जो प्रशांत महासागर है, ये वाला जो रीजन है पूरा की पूरा जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस पूरे जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसके तापमान को कम करता है। कहीं ना कहीं सारे महासागर जुड़े हुए हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर का यदि तापमान कम होगा तो कहीं ना कहीं उससे अरब सागर का भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होगा, जिसके कारण क्या है, कम टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर जो बना हुआ है उसको बलवती होने में मदद मिलती है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है, जब ये परिस्थितियाँ घटित होती हैं तो इससे हमारे मानसून का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, मानसून तीव्र रहता है। लेकिन जब एल नीनो परिघटना प्रभावी होती है तो पेरू से चलने वाली ये ठंडी जलधारा जिसकी हमने बात करी थी, ये धारा का क्रम बदल जाता है। पेरू की ठंडी जलधारा तो समुद्र में इधर खिसका दी जाती है, इसके स्थान पर एक गर्म जलधारा का आविर्भाव हो जाता है, जो कि पेरू के समुद्री तट से, पहले जो ठंडी जलधारा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी, अब जो गर्म जलधारा है वो क्या कर रही है, ऊपर से नीचे की ओर गतिशील हो रही है। और ये गर्म जलधारा क्या करेगी, इस पूरे रीजन का, जनरली जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पर, जैसे मान के चलो अगर यहाँ ठंडी जलधारा पहले बह रही थी, मैं आपको अलग रंग से दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले यहाँ पर ये ठंडी जलधारा बह रही थी, तो ये ठंडी जलधारा अगर बहती है तो जिस स्थान पर बहती है उस स्थान पर शुष्क परिस्थितियों का विकास कर देती है, जिससे वहाँ वर्षा नहीं हो पाती और सूखे की स्थिति वर्ष भर रहती है। क्यों? क्योंकि मौसमी प्रतिचक्रवाती दशाओं का विस्तार यहाँ पर हो जाता है, तो इस पूरे रीजन में सूखा रहता है जब पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ पर रहती है। लेकिन जैसे ही एल नीनो परिघटना यहाँ पर घटित होती है तो जो गर्म जलधारा है उसका विकास यहाँ हो जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही यहाँ पर गर्म जलधारा का विकास होगा उससे क्या होगा, जैसा हम कह रहे थे चक्रीय व्यवस्था के सिस्टम के थ्रू, जिसको हम साउथ ऑसिलेशन भी कहेंगे, इस पूरे रीजन का हमने देखा था जब ठंडी जलधारा थी तो उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम था। अब एल नीनो के प्रभाव से इस पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे हिंद महासागर का तापमान भी इससे बढ़ जाता है।
जब हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाएगा तो हमारे हिंद महासागर पर जो हाई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये भारत है, और ये पूरा रीजन पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला रीजन ये है। यहाँ पर जो हाई प्रेशर हमारा बन रहा है, ये हाई प्रेशर हो जाएगा वीक। क्यों? क्योंकि सागर का जो टेम्परेचर है, सागर के पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है। किस कारण से बढ़ गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि एल नीनो धारा के प्रभाव से ये जो पूरा रीजन है, इस वाले रीजन का तापमान क्या हो गया है, इस धारा के प्रभाव से बढ़ गया है। और जब धारा के प्रभाव से जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर हमारा बना है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये हाई प्रेशर कमज़ोर होता है तो इसके परिणाम स्वरूप हवाएं जो जाएंगी, जो मौसमी हवाएं हमारे देश में जाएंगी, मानसूनी हवाएं, उनके जाने की रफ्तार में, गति में कमी आएगी कहीं ना कहीं, और अनियमितता पैदा होगी, जिससे क्या होगा कि हमारे पूरे जो मानसून है उसका प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये जो परिघटना है जिसकी हम बात कर रहे हैं अल नीनो, ये 5 से 7 सालों के अंतराल पर होती आई है। जब एल नीनो धारा यहाँ प्रभावित होती है, पीरू के तट के जहाँ पे आपको ये वाइट डॉट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ खुशनुमा हो जाती है। यहाँ पर जनरली इसको बेबी क्राइस्ट भी कहा जाता है या बेबी क्राइम भी इसको कहा जाता है। ये जो धारा है क्रिसमस के नज़दीक प्रभावी होती है। तो पेरू तट के निकट जब ये धारा प्रवाहित होती है तो सैकड़ों की संख्या में ये क्या करती है, धारा ऊपर के जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जो मछलियों का भोजन होता है, सागर में तैरने वाले पौधे होते हैं, उनको बड़ी मात्रा में ये अपने साथ नीचे ले जाती है। जिससे क्या होता है, इस पूरे रीजन में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे रीजन में जैविक सर्वनाश की स्थिति आ जाती है पेरू के तट के निकट। हालांकि गर्म जलधारा के कारण होता क्या है, जब गर्म जलधारा किसी तट के निकट बहती है तो वहाँ जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाती हैं। वहाँ बारिश होती है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो नमी धारण करके और इस पूरे रीजन में बारिश कर देती हैं, जिससे पेरू के तट पर खूब बारिश होती है, इवन बाढ़ें तक आ जाती है यहाँ पे, किसके प्रभाव से, अल नीनो के प्रभाव से। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में मछलियाँ और जो जैविक वनस्पति है, सामुद्रिक जैविक वनस्पति, उसका नाश होता है। जब सागर में मछलियों के खाने योग्य पदार्थों का विनाश हो जाता है तो मछलियाँ स्वतः ही भूखे मर जाती हैं। यहाँ पर सैकड़ों मछलियाँ यहाँ पर पेरू के तट के निकट यहाँ मरी हुई मछलियाँ आती हैं, जिसके कारण ये जैविक सर्वनाश की स्थिति पैदा कर देता है। बारिश भले ही होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो मुख्य व्यवस्था है, मछली पालन वगैरह है, मछली की खेती है, मूंगे की खेती, उसको बड़ा नुकसान होता है। यही नहीं, इसके अलावा पूरे की पूरे इस पूरे रीजन में, पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्र में भी इससे दिक्कत आती है। हमारे भारत का मानसून तो कमज़ोर होता है ही, इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया और ये चाइना वाला जो रीजन है, जहाँ जहाँ भी हमारे मानसूनी जलवायु के देश हैं, सब जगह इससे परेशानी उठानी पड़ती है। तो जो एल नीनो परिघटना है वो एक प्रकार की क्या है, एक तरीके से इसको विश्वव्यापी आपदा के रूप में भी इसको मान्यता दी है कि जब भी ये परिघटना घटित होती है तो बड़ी मात्रा में इससे नुकसान होता है। भारत में कई बार इसका जो प्रभाव है वो देखा जा चुका है, जिसके परिणाम काफ़ी भीभत्स रहे हैं। तो ये एल नीनो परिघटना जो है, ये मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ला नीनो परिघटना जो है, इसके विपरीत जो सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, हम दो तरह की परिघटनाएं पढ़ते हैं, अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो परिघटना मानसून को कमज़ोर करती है। वो किस तरीके से कमज़ोर करती है, अल नीनो किस तरह की धारा है, एक अल नीनो क्या है, अल नीनो एक समुद्री धारा है। कहाँ बहती है, पेरू के तट के निकट बहती है। और ये पेरू कहाँ है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में देखें
तो ये गर्म समुद्री जलधारा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको एक बार और गर्म समुद्री जलधारा। जबकि लानिनो जो है, जो हम सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे थे, वो लानिनो के अंतर्गत आती है। लानिनो क्या करता है, जो ठंडी जलधारा होती है पेरू की, उसको और बलवती कर देता है। तो लानिनो ठंडी समुद्री जलधारा है। किसके स्थान पर आती है ये एल नीनो के स्थान पर ही ये धारा का प्रभाव सामान्य परिस्थितियों में होता है। ये मानसून को बलवती करती है। जो हमारे इस पूरे दक्षिणी पश्चिमी रीजन में, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो मानसून आ रहा है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, उसको ये प्रभावित करती है, उसको बढ़ा देती है। और ये धारा भी वहीं पेरू के निकट बहती है। तो ये एल नीनो और ला नीनो जो परिघटना है, उसको हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई और इसमें अगर आपका डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम हो सकता है अब फर्स्ट ईयर के लिए अपनी वीडियो, जैसे ही हमारा जलवायु वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर हम कुछ समय फर्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्टाफ में केवल एक ही मेंबर मैं हूँ, तो मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का भी कंटेंट हमें अवेलेबल कराइए। तो हम कुछ समय के लिए भारतीय या थर्ड ईयर की जो क्लासेस हैं उनको ड्रॉप करके फर्स्ट ईयर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।